हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम भी कम है और कम टाइम में आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो नोट्स का प्राइस बहुत ही कम है और वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हिंदी पेडागोजी की आपकी आज की क्लास देखते हैं। ये आपकी क्लास नंबर 2 है। इसके पहले की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी सीडीपी की आपकी लगभग 50 से 60 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको एक बार अच्छी तरीके से जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको करा रखे हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन क्या दे रखा है? प्याजे, वाइगोस्की, चोम्स्की, स्किनर। देखिए, जब भी सोशल इंटरेक्शन की बात हो, सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो, तो वहाँ पर आप किसके साथ में जाएंगे? लेव वाइगोस्की के साथ में, क्योंकि जो इनकी थ्योरी का नाम है वही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और ये तीन चीज़ों की बात करते हैं। जो लेव वाइगोस्की हैं, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कहते हैं? जो बच्चा होता है वो समाज से इंटरेक्ट करके, यानी कि अंतःक्रिया करके ही चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, और जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा इन्होंने बात की कल्चर, संस्कृति की बात की। जो बच्चे की संस्कृति होती है एक उपकरण की तरह काम करती है। ठीक है, बच्चा अपने संस्कृति से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, जानता है। ठीक है, तो संस्कृति भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। इसके अलावा इन्होंने बात की लैंग्वेज, भाषा की इन्होंने बात की। ठीक है, जो बच्चे की लैंग्वेज होती है ये भी एक उपकरण, एक टूल की तरह काम करती है, ये भी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो तीन चीज़ों की बात करेंगे आपके लेव वाइगोस्की। जब भी ये तीन वर्ड आपको अपने क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो आप जाइएगा लेव वाइगोस्की के साथ में, क्योंकि इन तीनों की बात करेंगे आपके लेव वाइगोस्की। किसकी बात करेंगे? समाज की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, कल्चर संस्कृति की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इसको आप एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, SCL, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। इन तीन चीज़ों की बात करेंगे लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जीन प्याजे की, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। अगर हम नॉम चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में बताया है कि जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में, ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है। यानी जो बच्चा होता है उसके अंदर भाषा को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, ये बात कहते हैं आपके नॉम चॉम्स्की। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। BF स्किनर कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो भाषा को अनुकरण, यानी कि इमिटेशन के थ्रू सीखता है। जैसा आप बच्चे के सामने बोलेंगे वही लैंग्वेज बच्चा कॉपी कर लेगा, अनुकरण कर लेगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा था उसमें बात की थी सामाजिक अंतःक्रिया की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक 7 माह की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाज़ें निकालती है, उसके संप्रेषण को क्या कहा जाएगा? देखिए, जब भी है ना कोई बच्चा 7 महीने का है, तो जो 6 से 7 महीने तक के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? बैबलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अप, ठीक है, ब, मतलब इस तरीके की चीज़ें करते हैं वो, उसे क्या कहते हैं? बैबलिंग करते हैं। उसमें स्वर और व्यंजन, है ना, दोनों प्रकार की आवाज़ें बच्चे निकालते हैं। कभी अप्पा, ठीक है, कभी बब्बा, मतलब इस तरीके की जो, अगर आप देखेंगे 6 से 7 महीने के जो बच्चे होंगे वो इस तरीके की चीज़ें आपको करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? बबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बेबलिंग। देखिए, जब भी बेबलिंग की बात हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों की बात की जाएगी। ठीक है, और बच्चा कितने महीने का होगा? 6 से लेकर के 7 महीने तक का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भाषिक वाक नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर भाषिक वाक थोड़ी ना 6 से 7 महीने का बच्चा कर पाएगा। स्वनिम तो आपकी ध्वनि जागरूकता होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कुंजन जो बच्चा होता है उसमें आपके स्वर व्यंजन नहीं आते, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? संरचित, अल्प, दीर्घ,
यादृच्छिक। देखिए सुनियोजित बातचीत की यहाँ पर बात की, जैसे जो भाषा होता है उसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है। जैसे कि आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मम्मी खाना मुझे दे दो, ठीक है, क्या आप इस तरीके से भाषा का यूज करते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, एक सुनियोजित वे में, एक संरचित वे में भाषा का यूज करते हैं, मम्मी मुझे खाना दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप संरचित तरीके से भाषा का यूज करते हैं तो वही आपका क्या होता है, सुनियोजित बातचीत होता है, ठीक है। अल्प यानी आप थोड़े ही वर्ड बोले, है ना, उसमें वर्ब कहीं पर और है, सब्जेक्ट कहीं और है ना, तो वो आपकी सुनियोजित भाषा नहीं होगी। दीर्घ बोले, वो भी, ये भी मतलब इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है कि आप लंबे लंबे शब्द बोल रहे हैं लेकिन उसमें जो करता है, जो क्रिया है वो अलग अलग जगह पर है ना, तो ये भी नहीं होगा आपका। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, और जो लैंग्वेज होती है क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा कि यहाँ पर भाषा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बातचीत की बात की जा रही है और सुनियोजित बातचीत की जा रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? देखिए जब भी विद्यार्थी, ठीक है, किसी भी पाठ्य सामग्री के अन्य अन्य यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग भागों को पढ़े तो वहाँ पर आपका क्या होता है, जिज्ञासा श्रुतलेख होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुनने और लिखने की बात की जाती है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जो पजल्स होते हैं ना, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं, ठीक है, फिर वो जोड़ करके कोई इमेज बनाते हैं वहाँ पर, जैसे कि कोई भी इमेज उनको दिखा दी जाती है और फिर उनको टुकड़े दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे अपने में विचारों का आदान प्रदान करता है, उनको अलग अलग पार्ट्स मिले होते हैं, तो वहाँ पर उनको जोड़ करके वो पूरी इमेज बनानी होती है। तो ये आपका क्या होता है, जिज्ञासा श्रुतलेख होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रवाह में बोला गया श्रुतलेख, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। संयुक्त, तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जिज्ञासा श्रुतलेख की बात की जा रही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दे रखा है, एक भाषा अध्यापक के संज्ञान में यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः कहने में कठिनाई आ रही है, उसके कथन में प्रवाह नहीं है और कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई थी वह उन शब्दों को भी समझ नहीं पा रहा है। भाषा संबंधी इस विकार को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो अधिगम अक्षमता होती है, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है कि आने ही आने हैं, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा रखा है, लगभग 20 मिनट की आपकी वो वीडियो, उसको जरूर देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसके बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी लर्निंग डिसेबिलिटी से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे डिसेबिलिटीज मैंने वहाँ पर आपको करा रखी है, तो वो क्लास एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो दे रखा है डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया। देखिए 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पर पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया की, ठीक है, तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में क्या लिखने की बात की गई है, नहीं, तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा होता है इसकी जो राइटिंग होती है वो इलिजिबल राइटिंग होती है, पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है। कौन से बच्चे की, जिसको डिस्ग्राफिया होता है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डिसकैल्कुलिया की, ठीक है, तो डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, जो गणितीय अवधारणाएं होती है उसको बच्चा सही तरीके से यहाँ पर समझ नहीं पाता, ठीक है। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझने में बच्चे को दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन आपका हो गया बाहर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही बाहर हो गए। अब यहाँ पर आपको बताना है डिस्फेजिया और डिस्प्रेक्सिया में से, ठीक है। देखिए जो डिस्प्रेक्सिया होता है इसमें मोटर संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं, जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, जो फाइन मोटर स्किल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं की गई है, यहाँ पर डिस्फेजिया की बात की गई है, ठीक है। जब भी बच्चे को भाषा समझने में दिक्कत आए, भाषा संबंधी विकार पूछे आपसे, तो वहाँ पर आपका डिस्फेजिया होगा, डिस्प्रेक्सिया नहीं होगा, डिस्फेजिया होगा, ठीक है। F ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों का भाषा कौशल परीक्षण करती है, उसे किस तरह की सहायता मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, भाषा सीखने के प्रति उनकी अभिरुचि का मापन करने में, उन्हें अंक देने में, पाठ्यचर्या के उद्देश्य निर्धारित करने में। देखिए जो अध्यापिका है वो सत्र के अंत में विद्यार्थियों का भाषा कौशल का परीक्षण कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे किस तरीके की सहायता मिलेगी, विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, कि बच्चा कितना निपुण हो पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापिका है वो सत्र के अंत में भाषा कौशल का परीक्षण कर रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चा कितना निपुण हो पाया इसको जानने में अध्यापकों को यहाँ पर हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी, ठीक है।
भाषा सीखने के प्रति उसकी अभिरुचि को मापने में नहीं, अभिरुचि तो बच्चे का तब मापा जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है ना। ये सत्र के दौरान ही आपका होता है, सत्र के अंत में नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर उन्हें अंक देने में ये भी आपका नहीं होगा। पाठ्यचर्या के उद्देश्य निर्धारित करने में ये आपका शुरू में ही किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जानने के लिए बच्चे का परीक्षण किया जा रहा है कि बच्चा कितना निपुण हो पाया, जो कि सत्र के अंत में किया जाता है, जब आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए डैश, यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों ने पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद किए हैं या नहीं। देखिए जब भी जो आकलन होता है, ठीक है, ये इसलिए नहीं किया जाता है कि जो बच्चा है वो किसी चीज़ को याद कर पा रहा है या फिर नहीं, बच्चा कितना सीख पाया, ठीक है, कहाँ पर उसको ज़रूरत है, कहाँ पर उसको सीखने में दिक्कत आ रही है, इसलिए बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है, ठीक है। उसे किसी पाठ को याद करवाने के लिए, चीज़ों को रटवाने के लिए उसका असेसमेंट नहीं किया जाता है। तो ये बात आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। और याद करना, जब भी आपके एग्जाम में ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो ये आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, ठीक है, और यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, ठीक है, तो मैं आपका क्या करूँगी, यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान असेसमेंट करूँगी, आकलन करूँगी। ये आकलन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जब आप कोई चीज़ बता रहे हैं उसी के दौरान बच्चे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ें आपने बच्चे को बताई उसको समझ में भी आई या फिर नहीं। ये क्या होता है, आकलन का एक बेस्ट तरीका होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे का असेसमेंट कर लिया जाए कि बच्चों को कितना चीज़ें समझ में आई, कहाँ पर उसके सीखने में दिक्कत रह गई है, ठीक है। तो ये बेस्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी असेसमेंट की बात है, आकलन की बात है, या फिर इवैल्यूएशन की बात है, मूल्यांकन की बात है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, इवैल्यूएशन यानी कि बच्चे का मूल्यांकन या फिर आकलन करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन की बात की जाए, यह जानने के लिए कि अध्यापक पढ़ाने में कितना निपुण है। अध्यापक के लिए असेसमेंट नहीं होता है, बल्कि इसलिए होता है कि बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी हो गई है, उसके अकॉर्डिंग जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो अपने टीचिंग मेथड में चेंज लाता है, ठीक है। अध्यापक की निपुणता का यहाँ पर आकलन नहीं किया जाता है, तो ये नहीं होगा आपका। पाठ पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए। देखिए जब आप पाठ को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है, तो फिर अगर आप बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप चीज़ों को संशोधित नहीं कर पाएंगे। बच्चे को जो चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी फिर आप वापस उस चीज़ को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कर लीजिए बच्चे का असेसमेंट, ताकि जहाँ पर बच्चे को सीखने में कमी आप उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर टीचिंग मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चे का असेसमेंट किया जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो कोड मिश्रण होता है इसका मतलब क्या होता है, कोड को मिक्स करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, इसको आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर हेलो दोस्तों, ठीक है, हेलो दोस्तों, तो हेलो आपका क्या होगा, इंग्लिश वाला हो गया, ठीक है, और दोस्तों क्या हो गया आपका, हिंदी हो गया। तो मैं इंग्लिश और हिंदी को क्या कर रही हूँ, मिक्स करके बोल रही हूँ, तो ये आपका क्या होता है, कोड मिक्सिंग होता है, कोड मिश्रण होता है। जब भी आप किसी दो लैंग्वेज को या फिर दो से अधिक लैंग्वेज को मिक्स कर दे, ठीक है, एक ही साथ आप दो लैंग्वेज को मिक्स करके बोल ले तो आपका होता है कोड मिक्सिंग। कोड परिवर्तन क्या होता है कि एक लैंग्वेज बोलते बोलते आप दूसरी लैंग्वेज में चले गए, ठीक है, हिंदी बोलते बोलते आप इंग्लिश में चले गए, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर आप जब घूमने जाते हो, वहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं पता होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने साइड में साथ में गाइड को रखते हैं, ठीक है, वो हिंदी में चीज़ों को बोलते हैं, ये इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले व्यक्ति को बता देता है, ठीक है। तो हिंदी बोलते बोलते, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में चले जाना, ठीक है, वो आपका होता है कोड परिवर्तन। यानी आप क्या कर रहे हैं, कोड को परिवर्तित कर रहे हैं। एक लैंग्वेज को बोलेंगे हिंदी में, फिर अगर आप दूसरी लैंग्वेज कोई बोलना चाह रहे हो तो उसको पूरी की पूरी ट्रांसलेट वही सेम वर्ड आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो कोड मिक्सिंग होता है इसमें हम हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मैंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, कोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में दो या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कोड परिवर्तन की हो रही है, कोड मिश्रण की नहीं, क्योंकि जो कोड मिश्रण होता है इसमें तो हम लैंग्वेज को मिक्स कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब कोई एक ही वार्तालाप में दो या अधिक भाषाओं के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें, जैसे कि आप हिंदी में बोल रहे हैं, फिर किसी को वो चीज़ हिंदी में नहीं समझ में आ रही तो आप उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कोड परिवर्तन, कोड मिश्रण नहीं होता है, तो ये गलत दे रखा है। कोड परिवर्तन वह है जब कोई एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश बोलते, जैसे कि मैंने बोला
कि हेलो, ठीक है, और दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा में बोलती है। हेलो दोस्तों, तो मैंने एक शब्द तो इंग्लिश का बोला और एक शब्द किसका बोला, हिंदी का बोला, तो ये आपका कोड मिश्रण था, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं, कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं, ये दोनों अलग अलग है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या दे रखा है, कोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरी शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलते हैं। बिल्कुल सही दे रखा है। जो कोड मिश्रण होता है, ध्यान समझिएगा, एक भाषा, ठीक है, एक शब्द से एक वाक्यांश, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हेलो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है। इसके साथ में मैंने दूसरा शब्द किसका यूज किया था, दूसरी भाषा का, दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया। ये आपका होता है कोड मिक्सिंग। यहाँ से अभी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं इसको इतना डीप में समझा रहा हूँ, ठीक है। और कोड परिवर्तन के बारे में देखिए यहाँ पर क्या रखा है, जब कोई परिवर्तन वह है जब कोई दो या दो से अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें, यानी कि आप हिंदी भी जानते हो और इंग्लिश में भी जानते हैं, जिसके सामने जो लैंग्वेज प्रस्तुत करनी है आप वहाँ पर प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप अपने साथ में गाइड रखें, है ना, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन सिर्फ एक भाषा बोलने वाले द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, नहीं, एक भाषा बोलने द्वारा प्रयुक्त किया भी जा सकता है और दो या दो से अधिक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों द्वारा ही प्रयुक्त किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो कोड मिश्रण इसमें तो आपको दो भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो एक भाषा वाले व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये बात आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को दर्शाता है, ठीक है। एक बच्ची जो लिख नहीं सकती वह पढ़ भी नहीं सकती, सॉरी, तो ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखी है। यानी एक बच्ची है जो कि लिख नहीं पा रहे, तो क्या वो पढ़ नहीं सकती, बिल्कुल पढ़ सकती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर गलत है। पठन और लेखन कौशल एकीकृत समावेशित होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर जाएगा। वैसे तो जो भाषा के चारों ही कौशल होते हैं, कौन कौन से कौशल होते हैं, सु बो पा ली, ठीक है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना, एकीकृत होते हैं, इनको हम एक साथ ही सीखते हैं। बट अगर आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तो आपका हो जाएगा सु वो पाली, यानी कि सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। बट अगर हम ऐसे सीखने की बात करें तो वहाँ पर आपका हो जाएगा एकीकृत समावेशित तरीके से, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तो सु वो पाली, ठीक है। जब तक मनोवैज्ञानिक वर्ड आपको अपने क्वेश्चन में देखने को ना मिले तब तक आप जो है क्रम के अनुसार होते इस तरफ मत जाइएगा, ठीक है, आप जाइएगा एकीकृत वाले ऑप्शन की तरफ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भाषा के जो चारों कौशल होते हैं एक साथ सीखे जाते हैं, यानी कि एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। पठन और लेखन पृथक पृथक सीखना चाहिए, नहीं, पठन और लेखन एक साथ ही सीखता है, ठीक है, एक साथ ही सीखना चाहिए। यदि कोई बालक इनमें से किसी एक कौशल में अच्छा है तो निश्चित रूप से वह दूसरे कौशल में भी अच्छा होगा, ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। हो सकता है कि आप पढ़ने में अच्छे हो लेकिन आपकी जो राइटिंग वो अच्छी ना हो, आप लिखने में अच्छे ना हो, ठीक है। हो सकता है आप लिखने में अच्छे हो लेकिन पढ़ने में अच्छे ना हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक कौशल अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा ही होगा, है ना। तो ये भी बात गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही विकल्प लेने के लिए कहती है, वह किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछ रखा है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहती है। तो वो श्रवण यानी जब बच्चा ध्यान से सुनेगा तभी तो जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर वो सही वाक्य या फिर सही विकल्प दे पाएगा, ठीक है। पठन, जब बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, जब बच्चा ध्यान से सुनेगा, लेकिन यहाँ पर लिखने की बात नहीं की गई है ना, यहाँ पर सिर्फ शब्दों के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहा गया है। तो जब बच्चा ध्यान से सुनेगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा तभी तो वो सही वाक्य लिख पाएगा। तो यहाँ पर ये तीन बातें तो सही दे रखी है बट यही आपका सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए जो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रक्रिया पूछा है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम, तो सबसे पहले आपका होता है लेखन पूर्व, फिर होता है आपका प्रारूपण, संशोधन आपका पहले नहीं होता है, ठीक है। सब में देखिए दे रखा है संशोधन संपादन, ये आपका नहीं होता है, संपादन आपका लास्ट में होता है, उसके बाद में प्रकाशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लेखन पूर्व होता है, फिर प्रारूपण होता है, फिर संशोधन होता है, फिर संपादन होता है, फिर प्रकाशन होता है। तो ये क्रम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं,
विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन क्या कहलाता है? जब भी विशिष्ट तथ्यों की बात है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्कैनिंग। ठीक है, बारीकी से पठन। जैसे कि मान लीजिए आपको डिक्शनरी में कोई मीनिंग ढूंढनी है, तो आप क्या करते हैं? पूरा बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है? स्कैनिंग होता है, आप किसी चीज़ को स्कैन कर रहे होते हैं। जब भी विशिष्ट तथ्य की बात है तो वहाँ पर आपका बारीकी से पठन सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो विशिष्ट शब्द या फिर विशिष्ट तथ्य की बात है तो वहाँ पर आपका स्कैनिंग होगा, यानी कि बारीकी से पठन होगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सरसरी तौर पर पठन यानी कि एक मोटा मोटा समरी बता देना। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे अभी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कोई न्यू मूवी आती है, वो मूवी 3 से 4 घंटे की, तो वहाँ पर आपको 10 से 20 मिनट में वो लोग पूरी की पूरी एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं कि अच्छा उस मूवी में क्या क्या हुआ था, है ना। तो वो क्या होता है? आपका सरसरी तौर पर पठन होता है, यानी कि एक मोटा मोटा आइडिया कि मतलब इस स्टोरी में क्या था, क्या चीज़ें थी। जैसे कि एक स्टोरी दे रखी है, आपने उसको पढ़ा, मतलब स्टोरी 1 से 1.5 घंटे की थी, बट आपने उसका जो ओवरव्यू, जो पूरा मतलब जो मेन चीज़ है उसको आपने 10 मिनट या फिर 5 मिनट में बता दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका सरसरी तौर पर पठन। ठीक है, डिकोड मतलब डिकोडिंग करना एक तरीके से, है ना, जो लैंग्वेज होती है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पे होता है। विस्तृत पठन यानी जब आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, एंजॉय के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका होता है यहाँ पर विस्तृत पठन। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट तथ्य की बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा में सामाजिक भाषा को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? विद्यार्थियों को बाल दिवस की रिपोर्ट लिखने के लिए कहें। ठीक है, विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के लिए अवसर दें। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब भी सामाजिक भाषा या फिर समाज से रिलेटेड कुछ बात हो, वहाँ पर अगर आपको अंतःक्रिया ये वर्ड देखने को मिल जाए तो उससे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि जो सामाजिक भाषा होती है इसको आप सबसे अच्छे तरीके से कब सीख सकते हैं? जब आप इंटरेक्ट करें, बातचीत करें। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाने के लिए कह देखिए, ये सारे ऑप्शन भी थोड़े बहुत ठीक हैं, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहें, ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकें चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा। वह किस तरीके के पठन को समुन्नत करना चाहती है? तीव्र पठन, विस्तृत पठन, समालोचनात्मक पठन, सहभागी पठन। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को अभी बताया था विस्तृत पठन। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है? व्यक्तिगत रूप से पढ़ता है, अपने आनंद के लिए पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी किसी स्टोरी को, ठीक है, या फिर किसी पुस्तक को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने की बात की जाए, आनंद के लिए पढ़ने की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका होगा विशिष्ट पठन। तीव्र पठन यानी आप तेजी से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, है ना, मन ही मन में चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं? तीव्र पठन करते हैं, तेजी से चीज़ों को पढ़ते हैं। जब आप लाउड रीडिंग करते हैं, है ना, स्वस्वर वाचन करते हैं, जब जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो रीडिंग होती है थोड़ा सा स्लो हो जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को बोल भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, है ना। तो ये आपका जो है मौन पठन का उदाहरण हो जाएगा। समालोचनात्मक पठन यानी जब बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करे, अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए, वो आपका होता है समालोचनात्मक पठन। सहभागी पठन, जब बच्चे एक दूसरे के सहयोग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों की बात ही नहीं की गई है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती है। इससे विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलेगी? ठीक है, क्या रखा है? प्रवाह का संवर्धन होगा, यानी बच्चा प्रवाह में बोल पाएगा या फिर प्रवाह में लिख पाएगा। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है? कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां कराती है। तो जब वो सुधार ही ला रही है तो क्या बच्चा यहाँ पर फ्लुएंसी उसके अंदर आएगी? प्रवाह में बोल पाएगा? नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। श्रवण कौशल का संवर्धन होगा, क्या यहाँ पर कहीं पर सुनने की बात की गई है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सटीकता में सुधार होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, यानी बच्चा क्या होगा? चीज़ों को सटीक कर पाएगा। कि जब आप सही तरीके से वर्तनी को लिखते हैं, विराम चिन्ह का सही तरीके से यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को लिख पाते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसकी सटीकता में सुधार आएगा। ठीक है, बच्चा सही तरीके से कहाँ पर विराम चिन्ह का यूज करना है उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शब्द संपदा में सुधार आएगा, शब्द नहीं सुधरेंगे, यहाँ पर शब्द की बात नहीं की गई है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की बात की है, कहाँ पर विराम
चिन्ह लगाना है, ठीक है, कहाँ पर जो है कौन सी वर्तनी यूज करनी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर 2 में पूछे गए थे। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारी क्लासेस जरूर देखिएगा, बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट ये क्लासेस चल रही हैं। जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, पैसेज की भी मैं जो क्लासेस है आपकी जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। जो हिंदी पेडागोजी के पैसेज होते हैं, अभी जो आपके ये क्वेश्चन है पेडागोजी के, इसको कर लीजिए, क्योंकि पेडागोजी में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है हिंदी पेडागोजी में, तो इसलिए भी पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराऊंगी। बाकी CDP की आपकी जो लगभग 50 से 60 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। उससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं क्लासेस से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों को करा रखे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्लास देख लीजिए। इसके अलावा अभी आपके CDP की लगभग 10 से 12 क्लासेस और आएंगी, जिसमें कि जो भी आपके चैप्टर वाइज जो चीज़ें रह गई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैं अलग से कवर करा दूंगी आपको, ठीक है। बाकी हिंदी पेडागोजी भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगी, और मैथ पेडागोजी की भी मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर जल्दी क्लासेस स्टार्ट करूँ, इसमें कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही मैं आप लोग से अपने डिस्कस करूँगी, और उतने से ही आपका जो है जो मैथ पेडागोजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से उन क्लास को भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के बाद यार टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।